हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ा और हमने उस पर ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए और मुझे लगता है कि जरूर वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए, सारी चीजें पूरी डिटेल में देखी जाएंगी, थियरी और प्लस न्यूमेरिकल। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक रिएक्शन है बच्चों जो किसको फॉलो करती है, सपोज वो फॉलो करती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। R से बनता है P, ये एक रिएक्शन है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1। तो जरा देखिए, हम डेरिवेशन करते हैं इसको एक एक करके। अगर मैं रेट निकालूं, कैसे रेट निकालूं, अगर मैं रेट लॉ से, ठीक है, रेट में निकालूं बाई रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन is equals to change in the concentration of रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो कि उसका ऑर्डर भी होता है और हमने उसको कितना एज्यूम कर रखा है, 1 एज्यूम कर रखा है। इसे हम इक्वेशन आगे चलते हैं और यहां लिख देते हैं रेट, ये रेट लॉ से आया हुआ रेट है, के R की पावर 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। आगे चलेंगे बच्चों और हम इसी रिएक्शन का रेट निकालेंगे बाय डेफिनेशन। तो अगर हम लोग रेट पता लगाते हैं डेफिनेशन से, तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन हमसे कहता है कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए, हम यहां पर अगर रिएक्टेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, माइनस dr बाई dt। यहां पे माइनस साइन बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होता है, कम होता है। अब जरा देखिए, हमने एक ही रिएक्शन का क्या निकाल दिया, रेट निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, दो अलग अलग तरीकों से निकाल दिया। पहले निकाला अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, फिर निकाला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब अगर एक ही रिएक्शन का रेट दो अलग अलग मेथड से निकाला गया तो अलग अलग तो हो नहीं सकता भाई, वो तो एक ही होगा ना, क्योंकि सेम रिएक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक ही इंसान की हाइट कितने भी मेथड से नापो, हाइट में कोई परिवर्तन तो हो नहीं जाएगी, हाइट तो उसकी एज इट इज रहेगी। वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट चाहे जितने भी मेथड से क्यों ना निकाला जाए, वो रेट कभी परिवर्तित नहीं होगा, सेम होगा। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर दूं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि LHS अगर बराबर है तो RHS भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मींस माइनस dr बाई dt ये बराबर हो जाएगा के R की पावर 1 के। इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जरा देखें, सेम तरह की वेरिएबल्स को एक तरफ ले आ दो, यानी कि dr बाई r को एक तरफ कर लीजिए और माइनस के, और ये dt हो गया, ठीक है। अब हम इसका डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी जिसमें अपन लिमिट लगाते हैं। जरा देखो, जब समय था 0 तो माना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, R0, और समय जब हो गया कोई टाइम t तो माना कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, RT। ये बहुत सिंपल सी बात है। और ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम धीरे धीरे समय देते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम समय देते जाएंगे वैसे ही वैसे रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता चला जाएगा, और जैसे जैसे रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होता चला जाएगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटता जाएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें कंपेयर करूं R0 और RT में कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये बिल्कुल डंके की चौक पे बोली जाने वाली बात है कि जो R0 होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। R0 is always greater than RT because R0 is the concentration of reactant at T equals to 0। मीन्स जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है उस वक्त जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसे क्या बोलते हैं, R0 बोलते हैं, और जब रिएक्शन होने लगी है उस वक्त जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसे क्या बोलते हैं, RT बोलते हैं। तो जरा देखो, जिस प्रकार dx बाई x का इंटीग्रेशन हम लोग कह देते हैं log x,
तो ये बात बोलना उचित नहीं है, एक्चुअली वो ln mod ऑफ x होता है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ में log और ln में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन केमिस्ट्री में उसकी एग्जैक्ट बातों की ज़रूरत लगती है। तो ये बात आप परफेक्ट तरीके से जानते रहे कि dx by x का इंटीग्रेशन log x नहीं होता, ln mod of x होता है। There is a big difference between log x and ln mod of x. ln is defined at base e and log is defined at base 10. तो देखें, तो उसी तरह से जैसे यहां इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, शायद मैंने डिफरेंशिएशन बोल दिया, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं dr by r का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये हो जाएगा ln mod of r हो जाएगा, और इधर हम लिमिट लगा देंगे तो हमारी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है r0 और अपर लिमिट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है rt। ये किसके बराबर हो गया, माइनस के, ये हो गया t और ये हो गया t और ये हो गया 0। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ln rt माइनस ln r0। एक बार हमने अपर लिमिट डाल दिया और एक बार हमने लोअर लिमिट डाल दिया, जो कि कैलकुलस का सिद्धांत है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, ये आना चाहिए। अगर कोई बच्चा साइंस लिया है 12th क्लास में तो ये उसको आना चाहिए। आगे माइनस के टी हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ln m माइनस एन को अपन ln m बाई एन लिख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो यहाँ पे लिख देंगे ln rt अपॉन r0, ये किसके बराबर हो गया, माइनस के टी के। अगर हम माइनस साइन हटाते हैं तो रेसिप्रोकल कर देंगे, के टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln r0 अपॉन rt हो जाएगा। यहाँ जब भी कभी हम बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये लॉग का सिद्धांत है कि जानते रहें 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग के जब डिफाइन होता है बेस ई पे, अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग r0 अपॉन rt हो गया। अब यहाँ बेस 10 है, ये वही लॉग है जो आप जानते हैं। ऊपर ये जो लिखा है ये वो लॉग नहीं है जो आप जानते हैं। दिस इज द नेचुरल लॉग, इट इज डिफाइंड एट बेस ई। अब जरा बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ से एक बात और भी जानकारी की आपको मिली। वो बात क्या मिली आपको जानकारी की, कि अगर मुझे कहीं लिखा है ln x और मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, log x में, तो सबसे पहले सर हमें बेसिक डिफरेंस बता दीजिए। बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ जो बेस e है और यहाँ बेस 10 है, जब भी कभी बेस e का कन्वर्जन बेस 10 में किया जाए तो उसमें हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखें, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो आप इसको हमेशा मेमोराइज करके रखिए। तो बच्चों हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना शुरू किया था, तो जरा देखें हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या निकल के आया, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग r0 अपॉन rt। के टी की वैल्यू किसके बराबर है, 2.303 लॉग r0 अपॉन rt के बराबर है। अब जरा देखें कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते थे तो डेफिनेशन क्या कहता है कि एक्सप्रेशन विच गिव्स डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और समय के बीच में सीधा संबंध देता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में सीधी रिलेशन हमारे पास मौजूद है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। आइए देखते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में वन बाय वन करके। जरा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग r0 अपॉन rt, ये किसके बराबर हो जाएगा, k अपॉन 2.303 इंटू टी के। इसको अपन लिख सकते हैं log r0 माइनस log rt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, k अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख दूं कि log rt इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 टी,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस log r0। देखो क्या किया मैंने इसको इस साइड ले आया, माइनस साइन आ गया और इसके सामने माइनस था, सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका माइनस हट गया, इसके सामने प्लस था तो माइनस आ गया, इसके सामने माइनस था तो प्लस आ गया, एकदम नॉर्मल सी बात है। अब जरा देखो, अगर कोई ग्राफ प्लॉट करना चाहता है और वो वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना चाहता है, वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहता है log rt को, और एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करना चाहता है, वो एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहता है टाइम को। तो देखें वाई एक्सिस पे उसने इसको ड्रॉ किया है, दिस इज m, दिस इज x, दिस इज +6 और यहाँ नेगेटिव साइन है। यानी कि अगर नेगेटिव साइन के साथ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इट विल लुक्स लाइक दिस, ये नेगेटिव स्लोप हो गया। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप की बात ये -m किसके बराबर है, -k/2.303k। तो इसका जो स्लोप आएगा वो -k/2.303 के बराबर आएगा। बट इसमें जो मैंने एहसास किया है, एक स्पेशल टाइप की गलती होती है जो बच्चा करता ही करता है। अब जरा देखो वो गलती क्या है। बच्चा थोड़ा जल्दबाजी में रहता है और एग्जाम का भाई प्रेशर तो उसके ऊपर रहता ही है। अगर मैं इसी ग्राफ को ln rt और टाइम के बीच में खींच दूं, किसके किसके बीच में खींच दूं, ln rt और टाइम के बीच में, ln rt और टाइम के बीच में। तो देखो ये ग्राफ log rt और टाइम के बीच में था और ये ln के rt और टाइम के बीच में। तो ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.30 से 3 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो log को ln में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को log के बदले ln में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये 2.303 डिसअपीयर हो जाएगा। यानी कि सब कुछ एज इट इज होगा, केवल एक्सप्रेशन में ये जो 2.303 आया है ना बच्चों, वो गायब हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं इसी इक्वेशन को तो ln rt ये किसके बराबर हो जाएगा, -kt + ln r0। जैसे ही आप log का एक्सप्रेशन किसके टर्म में लिखना चाहेंगे, ln के टर्म में लिखना चाहेंगे, तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत के तुरंत 2.303 क्या हो जाएगा बच्चों, गायब हो जाएगा। अब ये ग्राफ अगर तुम देखो तो इतनी छोटी सी बात है, केवल बेस का चेंज होगा बस, और कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो बेस के चेंज होते से ही क्या हो जाएगा, देखिए बेस के चेंज होते से ही ये ग्राफ तो एज इट इज जाएगा, लेकिन जो स्लोप की वैल्यू है वो स्लोप की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ -k के बराबर हो जाएगी। मीन्स द स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप विल लुक्स लाइक सेम एज लुकिंग इन दिस केस, बट हियर द स्लोप इज -k/2.303. But if you are minutely observing the equation, then you will get that here the slope is equals to only -k. This is very minute difference. और एग्जाम में ये मैंने एहसास किया है कि लगभग बच्चों से ये गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दबाजी में होने की वजह से वो ये नहीं जान पाते कि log दिया है कि ln दिया है। उम्मीद करता हूं आप इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। और मैं अगर एक चीज ध्यान से देखूं और इसी इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, सपोज इट इज ln r0/rt, ऐसा लिख सकता हूं। पीछे मैंने इसको डेराइव कर रखा है, कहें तो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए kt = ln r0/rt। अब अगर मैं यहां पर कुछ स्पेशल करने की कोशिश करूं, वो स्पेशल क्या है, यहां पर बेस e है। अगर बेस e है तो वी नो दैट दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, इफ y इज इक्वल्स टू log a base x, देन a इज इक्वल्स टू x टू द पावर y होता है। ये सब लोग जानते रहे। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, a की जगह है r0/rt, x की जगह है e और y की जगह है kt, e टू द पावर kt। यहां से अगर मैं लिखूं rt इज इक्वल्स टू r0/e की पावर kt, या इसी को मैं लिख सकता हूं rt इज इक्वल्स टू r0e की पावर -kt।
यानी कि इस बार जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। अगर पीछे आपने देखा हो तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में लीनियरली वेरी कर रहा था। अब चलो हम लोग इसके बीच में ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू प्लॉट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t एट y एक्सिस एंड सेम टाइम आई एम इंटरेस्टेड टू प्लॉट टाइम एट x एक्सिस। ठीक है, अगर मैंने इतना कर दिया तो जरा देखें, आप कुछ भी ना करो, आप केवल t की वैल्यू 0 कर दो। जब t की वैल्यू 0 करोगे तो दुनिया की कोई भी वैल्यू हो उसका पावर अगर 0 होता है तो वो हमेशा किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है। मींस दिस पर्टिकुलर टर्म विल इक्वल्स टू 1। तो RT किसके बराबर हो जाएगा? R0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां ओरिजिन पर RT की जो वैल्यू आएगी, सपोज करो कोई वैल्यू आई एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू R0। ठीक है, यानी कि यहां ओरिजिन पर जो ग्राफ है वो y एक्स पर कुछ वैल्यू दे रहा है, y एक्सिस पर। यानी जब हमने समय की वैल्यू 0 कर दिया, जब हमने टाइम की वैल्यू 0 कर दिया, तो RT की कुछ वैल्यू है जो कि y एक्सिस पे आएगी। ठीक है, मैंने उसको प्लॉट कर दिया। अब ये एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा। देखिए ये ऐसा कुछ जाता है, ये कुछ इस तरह से जाएगा, और ये ग्राफ हो गया किसके बीच में? ये ग्राफ हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और किसके बीच में? टाइम के बीच में। कब? जब वो इस तरह के वेरिएशन को शो कर रहा हो, यानी कि जब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा हो, उस स्थिति में खींचा गया ग्राफ है ये। उम्मीद करता हूं कि आपको 100% ये बात समझ में आई होगी। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं। हाफ लाइफ बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। अब आगे हम लोग देखते हैं किसके बारे में? हाफ लाइफ के बारे में। जैसे हमने देखा था किस केस में? जीरो ऑर्डर के केस में। बच्चों अगर हम टी हाफ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेशन को कंटिन्यूअस अपने दिमाग में क्या करते रहा करिए, रिकॉल करते रहा करिए। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है कि दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच रिएक्टेंट रिमेन्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन इज कॉल्ड हाफ लाइफ। वह समय जिसमें रिएक्टेंट अपने वास्तविक अमाउंट का कितना रहता है? आधा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या कहता है हमें? फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ कहता है KT इज इक्वल्स टू 2.303 log R0 अपॉन RT के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 मान दिया। अब अगर मैं समय को रिप्लेस करता हूं हाफ लाइफ से तो कंसंट्रेशन ऑफ RT कितना हो जाएगा? R0/2। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बट कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं। वो जरा एक बार फिर से सुन लीजिए कि जब आधा टी हाफ क्या है? वह समय जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने वास्तविक अमाउंट का आधा रिएक्ट कर लेता है। मींस दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट। अगर हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट रिएक्ट कर लेगा तो बचेगा कितना? भाई किसी चीज में से आधा ले लोगे तो आधा बचेगा ना। तो इसका मतलब कि जब टी हाफ हो जाएगा तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? रियल अमाउंट का कितना? आधा। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग पुट कर देते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। के टी की जगह हमने पुट कर दिया टी हाफ, और ये क्या हो गया? 2.303 log R0 अपॉन RT। R0 becomes R0 और RT की जगह क्या हो जाएगा? R0/2। 2 ऊपर चला गया, R0 से R0 कैंसिल हो गया। यहां से हम पाएंगे K इंटू टी हाफ, ये हो जाएगा 2.303 log 2 के बराबर। और जानते रहें कि दो चीजें बहुत बारीक तरीके से, कि चाहे कहीं लिखा हो ln2 और चाहे कहीं लिखा हो 2.303 log 2, ये दोनों चीजें सेम है। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3 के बराबर। तो 0.3 यहां पुट कर दोगे तो टी हाफ कितना आ जाएगा? 0.693 अपॉन K के बराबर हो जाएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इक्वेशन शो अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जानते रहे इन दोनों की वैल्यू कितनी हमेशा लेंगे 0.693। थोड़ा याद रखेंगे तो क्वेश्चन में एक्शन करने में समय कम लगेगा, यानी आपका जो रिएक्शन टाइम होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो प्यारे सरकार यहाँ पर जो हाफ लाइफ आया वो किसके बराबर आया 0.693 अपॉन के। बट सेम टाइम अगर आप याद करो जीरो ऑर्डर को, तो जीरो ऑर्डर में जो हाफ लाइफ आया था वो कितना आया था R0/2 के। तो यहां हमने स्टार लगा के लिख दिया था कि हाफ लाइफ ऑफ एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक ही रिएक्शन का अलग अलग समय पर अलग अलग रिएक्टेंट का अमाउंट लिया जाए तो हाफ लाइफ की वैल्यू अलग अलग आती थी। किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। लेकिन जरा आप यहां देखो फर्स्ट ऑर्डर में तो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन पूरी तरह से कांस्टेंट है, यानी कि वो रिएक्टेंट फिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करता। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनेगा बट लॉजिक बहुत छोटा सा रहेगा। तो क्या बात पता लगी? बात पता लगी कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्टार करके लिख लीजिएगा अगर नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो, कि हाफ लाइफ ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completely independent from the initial concentration of reactant। वो कुछ भी हो, हाफ लाइफ में कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपको पागल बनाने के लिए ग्राफ खींचने की कोशिश करेगा किसके बीच में? टी हाफ के बीच में। टी हाफ को समटाइम टी 50% भी लिखता है, दोनों का मतलब सेम है। और किसके बीच में? और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी क्यों ना हो, हाफ लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इस कंसंट्रेशन पे भी हाफ लाइफ यही है, इस कंसंट्रेशन पे भी हाफ लाइफ यही है, इस कंसंट्रेशन पे भी हाफ लाइफ वही है। मीन्स इफ वी आर इंटरेस्टेड टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टी हाफ and concentration of reactant of any first order reaction, then this graph will be parallel to concentration axis। या हम कह सकते हैं कि ये T हाफ जो होगा वो यानी कि x एक्सिस जिस पे की कंसंट्रेशन प्लॉट किया गया है उसके पैरेलल होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये भी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं T 100%। T 100% वह टाइम डिफरेंस होता है जिसमें हम अज्यूम करते हैं कि कोई रिएक्शन क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखता हूं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? KT इज इक्वल्स टू 2.303 log R0/RT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो, अब हम लोग रिप्लेस करते हैं। चलो T को हमने क्या एज्यूम कर दिया बच्चों? T 100%। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा ना भाई। कोई चीज पूरी हो गई तो RT, व्हाट इज RT? RT इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। इफ दैट टाइम इज T 100%, देन द अमाउंट ऑफ RT विल इक्वल्स टू 0 बिकॉज हियर रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ऐसा हमने अज्यूम किया है। ठीक है, तो इसको 0 डाल देंगे। अब ये दोनों वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तो क्या आ जाएगा जरा देखो, K इंटू टी की जगह क्या लेना है? T 100%, ये हो गया 2.303 और यहाँ क्या हो गया? लॉग, यहाँ हो गया R0, यहाँ हो गया 0। 0 से किसी भी डिजिट में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, राइट साइड का टर्म इनफाइनाइट आ जाएगा, तो T 100% इनफाइनाइट अपॉन K। इनफाइनाइट में किसी भी डेटा से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनफाइनाइट में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो अब जरा देखें T 100% क्या आ गया बच्चों? इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, अब इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा कि जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, क्योंकि उनके कंप्लीट होने में लगने वाला समय अनंत, इनफाइनाइट आ रहा है। अब इसका बड़ा डेंजर चीज है। क्या डेंजर चीज है जरा देखो, आप पहले तो ये जान लो, एग्जाम्पल्स जान लो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सारे SN1 रिएक्शन, जितने भी SN1 रिएक्शन होती हैं, इन सबका जो ऑर्डर होता है ना वो कितना होता है? 1 होता है। अगर और एग्जाम्पल जानना चाहते हो, दुनिया की सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितनी भी होती हैं उन सबका ऑर्डर कितना होता है? 1 होता है। अगर और जानना चाहते हो, ईस्टर है, ईस्टर का अगर तुम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिड और यहाँ ऑक्सीजन होगा, सॉरी,
एसिड और क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, बच्चे छोटेपन से ही पढ़ते आते हैं। इस रिएक्शन का भी ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। बट इसके बारे में एक बड़ी खतरनाक बात है कि अगर इसी का तुम जो है हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में कर दो तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, सेकंड ऑर्डर की हो जाती है। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। ये जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है ये बड़ी खतरनाक रिएक्शन होती है। देखिए, जो हमारा परमाणु बम, एटॉमिक बम का कॉन्सेप्ट है वो रेडियो एक्टिव रिएक्शन पे काम करता है। मान लीजिए कि किसी शहर पे परमाणु बम फेंका जाता है तो क्या होता है, बच्चे कहते हैं भागो भागो परमाणु बम फेंक दिया गया। नथिंग इज लाइक दैट। बहुत कम समय में 5 से 7 मिनट के भीतर पूरे शहर का टेम्परेचर लगभग 6 से 8,000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पहुंच जाता है। यानी कि हम लोग भागो भागो नहीं करते हैं, जैसे तवे पर एक पानी का बूंद पड़ते ही छिस करके उड़ जाता है, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर वेपराइज कर जाता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर शहर का हो जाता है। चलो ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर इन्वायरमेंट में डाई आउट होगा और फिर शुरू होता है रेडिएशन का खेल। और वो रेडिएशन का खेल कम तो हो सकता है, समाप्त पूरे जीवन में वो कभी नहीं हो सकता। इसलिए जो फैट बॉय और लिटिल बॉय नाम के 2 बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे गिराए गए थे, वहां आज भी रेडिएशन और रेडिएशन की वजह से होने वाले हेल्थ के अनुचित बिहेवियर को आज भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। विकलांग बच्चों के पैदा होने की संख्या वहां बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो रेडिएशन है वो कम तो होता जा रहा है। बस ध्यान रखें, जब तक पृथ्वी रहेगी रेडिएशन वहां समाप्त नहीं हो सकता। द रीजन बिहाइंड दैट ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एंड वी कैन सी हियर इन द एक्सप्रेशन दैट the time required to complete a first order reaction is infinite। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। इसलिए हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाला रेडिएशन कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होगा। हाँ, वो कम हो सकता है, इससे मैं एग्री कर सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई कहे कि वो समाप्त हो जाएगा तो इससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें रहीं। अब मैं आपको जो खुद सीखा है, जो खुद मेहनत करके जाना है, उनकी तरफ लेके चलता हूं। खूब धीरे धीरे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को देखें और आप कैसे उनको न्यूट्रलाइज करते चलेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट के जोन में हम लोग घुस चुके हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट के जोन में कई बार ऐसा क्वेश्चन कहता है कि किसी रिएक्शन में के दिया है, बताओ 30% होने में लगने वाला समय, 50% होने में लगने वाला समय, या कह देगा कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, 30% होती इतनी देर में और 70% कितनी देर में होगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें परसेंटेज वाले टर्म को इन्वॉल्व करता है, उसमें मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता हूं जिससे आप बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सकें। देखिए, मान लीजिए कि एक रिएक्शन है जिसमें R से बनता है P। माना कि T = 0 पर A मोलर था तो ये 0 हो जाएगा, और किसी टाइम T डैश पर ये X% हो जाता है, रिएक्शन X% हो जाती है। तो X% हो जाती है तो A का X% कितना होगा, A × X/100। शुरू में ये कितना था A, तो बचेगा कितना, A - A × X/100। इसके 1 मोल से इसका 1 बनता है, तो अगर इसका इतना टूटा है तो इसका कितना बन जाएगा, A × X/100 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। परसेंटेज वगैरह निकालना पहले तो बच्चों को आता था, आजकल के बच्चों को थोड़ा कम आता है, तो आप इसको जानते रहें, सीखे नहीं तो। देखें, अब अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा दूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर का, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है कि X% होने में लगने वाला समय मैं एज्यूम कर लेता हूँ इट इज Tx%। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2.303 log R0/RT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ और लिखूँ KTx%, 2.303 log R0 की वैल्यू कितनी है, R0 की वैल्यू है A, और RT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। तो एट T टाइम T डैश जब X% हो गया था तो हमारा रिएक्टेंट कितना बचा है, जरा बताओ, A
माइनस ए इंटू एक्स अपॉन 100। आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पा जाएंगे के इंटू टी एक्स परसेंट, ये किसके बराबर है 2.303 लॉग 100 ए अपॉन 100 ए माइनस ए एक्स के। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो ए कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ से टी एक्स परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स के। बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो लोग समय खाएंगे सॉल्व करने में, आप उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ट्रेडिशनल पैटर्न से हट करके काम कर लेने से जो रिएक्शन टाइम है किसी एग्जाम का वो मिनिमाइज हो जाता है। और याद रखें, एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा सहयोग होता है जब वो किसी कम से कम 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के अगर वो ऐसा कर दिया कि जिसमें एक एवरेज जनता को टाइम लग रहा था उसको 5-7 सेकंड में बन गया, तो जो उसके पास समय बचता है वो फिजिक्स में यूज़ कर लेता है अगर नीट का स्टूडेंट है तो, और मैथ में यूज़ कर लेता है अगर वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो फिजिक्स या मैथ दोनों में से किसी में। मतलब उसको ओवरऑल कहने की बात यह है कि केमिस्ट्री में अगर आपने थोड़ा ट्रिकी तरीके से काम कर लिया तो केमिस्ट्री पढ़ना तो कठिन है लेकिन स्कोर करना बहुत आसान है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पढ़ने में थोड़ा इनऑर्गेनिक वगैरह आ जाता है, ऑर्गेनिक आ जाता है, थोड़ा बच्चा बोर भी होता है, बट याद रखें बोर उन चीज़ों से नहीं हुआ जाता जो हमें सहयोग दे सकते हैं। बोर हमेशा उन चीज़ों से हुआ जा सकता है जो हमें असहयोग कर सकते हो। तो याद रखें, अगर आप ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे और आपने 8 से 10 क्वेश्चन में भी अपने 30 सेकंड बचा लिए तो उसको आप फिजिक्स मैथ में यूज़ करिए और ट्रिमेंडस रिजल्ट आएगा आपका अगर आप ऐसा करेंगे तो। क्योंकि लास्ट में होता क्या है, बच्चे के पास थोड़ा सा समय कम पड़ जाता है, वो पैनिक हो जाता है और पैनिक होने पर बहुत सारी गलतियां करके आ जाता है। देखो ये एक्सप्रेशन सही है या नहीं, इसका हम प्रमाण ले लेते हैं क्या निकाल करके, x की वैल्यू 50% डाल के। तो चलो आओ हम लोग डाल देते हैं। सपोज x इज 50% मीन्स वी आर इंटरेस्टेड इन टी हाफ। तो देखो टी हाफ की वैल्यू वही आ जाएगी 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 50, ये 50 हुआ, ये 2 हो जाएगा। तो t 50% किसके बराबर आ गया 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन के बराबर आ गया। इट इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो ये बात बिल्कुल चिल्ला के एक्सप्रेशन कह रहा है कि हाँ मैं सही हूं और मैं 100% सही हूं। तो देखो जैसे आपसे k की वैल्यू दी रहेगी और कहेगा बताओ कि इस रिएक्शन के 30% होने में लगने वाला समय, x की जगह 30 डाल दो। आपको k की वैल्यू दी रहेगी, आपको कहेगा किसी रिएक्शन के 70% होने में लगने वाला समय, इसको x की जगह 70 डाल दो। हाँ, बट याद रखना कि दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको उठा करके जीरो ऑर्डर में मत डाल देना, मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो और इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये लगा दो। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ वैलिड है, ये हमारा वैलिड है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में हमने पहला एक्सप्रेशन अपना निकाल लिया, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आगे चलते हैं और कुछ चीजों को ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कुछ डेटा निकाल देता, T 75% निकालता, T 75%, जरा देखो क्या कारण रहा इसके चयन करने का। K इंटू T 75%, ये किसके बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 75। यहां से आप पाओगे K इंटू T 75% किसके बराबर हो गया 2.303 लॉग 100 अपॉन 25, 25 चौका 100। यहां से मैं लिख सकता हूं T 75% 2.303 अपॉन K और किसके बराबर आ गया log 4 को 2 log 2 लिख सकता हूं। यहां से आ गया T 75%, जरा और बारीकी से देखिएगा, 2 को मैं सामने ले आ दूं, ये लॉग की प्रॉपर्टी उम्मीद करता हूं सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते वो सीखे। 2.303 अपॉन के log 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज नथिंग बट T हाफ। देखें T 75% इक्वल्स टू 2 इंटू 0.693
अपॉन के, दिस इज नथिंग बट टी हाफ, टी 75% इक्वल्स टू 2t हाफ, यानी यहां से कह सकता हूं कि टी 75% जो है वो क्या होता है, हाफ लाइफ का जस्ट डबल होता है। बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। पूछो कैसे, तो मैं बताता हूं कैसे। आपको दिया रहेगा कि एक रिएक्शन है आर गिव्स पी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इस रिएक्शन के 50% होने में लगने वाला समय 24 मिनट है, और कहेगा इसके लिए 50% होने में लगने वाला समय 24 मिनट है। तो बताओ कि ये रिएक्शन 75% कितनी देर में होगी। तो ट्रेडिशनल पैटर्न से काम करने वाला बच्चा पहले इस रिलेशन का यूज करके के निकालेगा। टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, यहाँ से के कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ 24 के बराबर। इसको सॉल्व करने में जुट जाएगा, फिर वो टी 75% निकालेगा। टी 75% क्या हो जाएगा, के टी 75% इक्वल्स टू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, और इसके सामने मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 2.303, लो बाद में लिख देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 2.303। वो यहाँ x की वैल्यू डालेगा 75, 25 आएगा, 25 चौका 100 करेगा, फिर वो t 75% निकालेगा, k की वैल्यू इधर डालेगा, एक लंबे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फंस जाएगा। देखो करके ही दिखा देता, देखो यहाँ कितना आ जाएगा k 2.303 अपॉन k की वैल्यू क्या है 0.693, और ऊपर क्या चला जाएगा 24 चला जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बच गया भाई, इधर हमारे पास बच गया ये 2, और ये क्या हो गया log 2, ये सामने आ जाएगा, 2 बाहर आ गया और ये क्या हो गया log 2, ठीक है। तो जरा देखो 2.303 और log 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है 0.693 है, यानी ये इससे कट गया और ये कितना आ गया 48 मिनट। देखो ये डेटा जानते रहोगे तो फट से बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, 48 मिनट आ गया। ये लंबा हुआ कि नहीं, अगर तुमको मेरा डेरिवेशन मालूम है तो देखो तुम इस क्वेश्चन को कितने देर में, मुश्किल 2 सेकंड में उड़ा दोगे। तुमको दिया रहेगा t 50%, तुमसे पूछ रहा है t 70%, यू हैव अ प्रॉपर डेरिवेशन इन योर नोटबुक, यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट, तो तुम जान लोगे कि t 75% जो होता है वो t 50% का 2 गुना होता है। सर जी 24 मिनट दिया है, आंसर 48 होगा, काहे को इतना ले जा रहे हैं। बट मैं तुम्हें बता दूं फिर से 95% लोग इसी ट्रेडिशनल पैटर्न पे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो उनका आंसर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका आंसर नहीं आएगा, लेकिन उनका आंसर थोड़ी देर से आएगा और आपका आंसर थोड़ा जल्दी से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप उस मैजिकल चीज के स्ट्रेंथ को समझे होंगे और ज़रूर आप इसको मेमोराइज करके रखेंगे। आगे मैं इंटरेस्टेड हूँ टी 87.5%। तो देखिए ध्यानपूर्वक, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ के टी 87.5%, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 87.5, ये हो जाएगा k इंटू टी 87.5% इक्वल्स टू 2.303 लॉग 100 अपॉन 87.5 को अगर अपन घटाएंगे तो देखिए 0.5 क्या हो जाएगा 88 हो जाएगा, और आगे क्या बढ़ेगा 12 बच जाएगा। तो 12 बच जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम पाओगे ये टोटल कितनी बार गया, ये तुम्हारा टोटल 8 बार गया, 8 टाइम। तो यहाँ से पता लग जाएगा टी 87.5% 2.303 और किसके बराबर हो गया इंटू लॉग 2 की पावर 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा देखो, ये 3 सामने आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है 3, और ब्रैकेट में क्या लिख दूँ 2.303 लॉग 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा k, ये किसके बराबर हो गया t 87.5%। अगर तुम्हारी नज़रें बटी ना हो तो जरा गौर पूर्वक देख लो, दिस इज नथिंग बट t हाफ, क्योंकि 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.693 अपॉन के किसके बराबर हो जाएगा टी हाफ के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टी 87.5% होता है ये न कुछ और नहीं 3t हाफ के बराबर होता है। फिर से वही बात कि अगर आपको दिया हो
क्या अगर आपको दिया हुआ है कि कोई एक रिएक्शन जो 50% होने में 20 मिनट लेती है, तो बताओ वही सेम रिएक्शन 87.5% होने में कितना टाइम लेगी। तो ट्रेडिशनल पैटर्न पे अगर आप सॉल्व करोगे फिर भी आंसर आएगा, बट इसे अगर ध्यान रख लोगे तो आंसर झट से आ जाएगा कितना, 3t½ के बराबर, यानी कि 20 मल्टीप्लाइड बाई 3। यानी कि ये एक डेटा हो गया। तीसरा डेटा और निकाल देता हूं, t 93.75%, इसको आप निकालना, ये एग्जैक्टली 4t½ के बराबर आएगा। निकाल के आप कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आया या कुछ और आ रहा है। मेरे हिसाब से तो एग्जैक्टली 4t½ के बराबर आएगा। यानी कि अब एक बात सबसे जबरदस्त जो निकल के आई वो ये आई कि t 75%, t किसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो t 75% होगा वो 2t½ के बराबर होता है। जो t तुम्हारा कितना 87.5% होगा वो तुम्हारा 3t½ के बराबर आता है, और जो तुम्हारा t 93.75% होगा वो 4t½ के बराबर आता है। और मैंने कई कोचिंगों के मॉड्यूल वगैरह में देखा है t 99.9% भी पूछते हैं शायद, या तो ये लगभग 10t½ के t 99% पूछते हैं, 99.9 नहीं 99% पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में 10t½ के बराबर आता है। मुझे याद है, मैंने याद कर रखा है, आप भी याद कर लोगे तो ज़्यादातर इन्हीं 4 डेटा, भाई मैंने जेई की बात कर रहा हूँ, जेई वगैरह में भी ज़्यादातर इन्हीं 4 डेटाज के पीछे क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमता है जब परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है, और वो आपसे सॉल्व करवाएगा। और मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सॉल्व करने की झंझट में फंसना मत। आता है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट याद रखें आप उस ट्रेडिशनल पैटर्न में अपने आप को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें, जिससे कि आपका समय जो है वो बच सके और आप उसको किसी बेहतर सी दिशा में लगा सकें। ठीक है, अगर ये बात समझ गए हो तो अब आगे मैं एक बहुत भयंकर बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त। उसके दम पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस तोड़ने वाला हूँ और आपको मज़ा आने वाला है। मैंने आपको फर्स्ट जीरो ऑर्डर पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने बोला था कि जीरो ऑर्डर में इक्वल टाइम में क्या होता है, इक्वल अमाउंट टूटता है। यहाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है, R से गई P, P से गई C, C से गई D, D से गई E। ठीक है, इस रिएक्शन में मान लीजिए कि ये ये 1 मोलर था शुरू में, और 5 मिनट के बाद ये आधा मोलर बचा, यानी 5 मिनट उसका हाफ लाइफ है। तो अगले 5 मिनट के बाद इसका आधा बचेगा 1/4, अगले 5 मिनट के बाद इसका आधा बचेगा 1/8, और अगले 5 मिनट के बाद इसका आधा बचेगा 1/16। अब जरा देखें कि 5 मिनट में आधा टूटा, तो आधा 1 का क्या है, आधा 1 का 50% है भाई। ठीक है, अब इधर जरा देखो, 5 मिनट में 1/4 टूटा, 1/4 1/2 का क्या है, सॉल्व करके देख लो, 50% है। अगले 5 मिनट में कितना टूटा, 1/8, 1/8 1/4 का क्या है, सॉल्व करके देख लो, 50% है। अगले 5 मिनट में कितना टूटा, 1/16, किससे, 1/8 से, तो 1/16 1/8 का क्या है, सॉल्व करके देख लो, 50% है। यहां से ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर है, मुझे ये बोलने में जरा सी हिचकिचाहट नहीं है कि दुनिया की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ये इतनी ताकतवर लाइन है, इतनी ताकतवर लाइन है, इतनी ताकतवर लाइन है कि आपको मजा दे देगा। दुनिया के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल समय में इक्वल परसेंटेज टूटते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, दुनिया के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ दिस वर्ड डिसोसिएट इक्वल परसेंटेज विद इन इक्वल टाइम डिफरेंस। दुनिया की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दुनिया की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दुनिया की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल समय में इक्वल समय में इक्वल समय में इक्वल परसेंटेज टूटती हैं, इक्वल परसेंटेज टूटती हैं। इतना क्लियर तरीके से इसको जानते रहिएगा। अब देखो, जैसे एक जबरदस्त सा क्वेश्चन ले देता, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, R गिव्स P, और इसके लिए हमें कंसंट्रेशन और टाइम का डेटा दिया हुआ है। मान लीजिए कि कंसंट्रेशन और टाइम का डेटा कुछ इस तरह से है
कि ये कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट का है वो समय के साथ बढ़ता है और जो रिएक्टेंट का है वो समय के साथ घटता है। मींस दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और हमको यहां पे दिया है कि दिस वन इज 48 मिनट, सपोज दिस वन इज 48 मिनट। अब हमसे पूछेगा कि 48 मिनट क्या है। 48 मिनट इज, ऑप्शन नंबर 1 में देता है हमसे कि इट इज अ टी हाफ, ऑप्शन नंबर 2 में देता है इट इज टी 3/4, ऑप्शन नंबर 3 में देता है इट इज टी 4/3 एंड ऑप्शन नंबर 4 में देता है हमको कि दिस वन इज टी 100%। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन देखो उतना ज्यादा टफ नहीं है, इसको मैं अभी और अच्छे लेवल तक लेके जाता। जैसे इसमें अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो मैं पाऊंगा कि R से बनता है P। सपोज मान लिया कि शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 मोलर था, तो ये कितना बन जाएगा 0। दिस इज हैपनिंग एट T=0। T=0 का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन के शुरू होने के पहले की स्थिति है। माना कि किसी टाइम T' पे इसका x मोल टूट जाता है, तो इसके 1 से इसका अगर 1 बनता है तो इसके x से इसका कितना बन जाएगा x। अब अगर इस T' को अपन 48 मिनट मान लें, सपोज T=T' जो हमने माना है इट इज 48 मिनट, तो ग्राफ हमें साइलेंटली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या है प्यारे बच्चों, देख लीजिए कि 48 मिनट पर अगर हम कंसंट्रेशन एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम पाते हैं कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इस 48 मिनट पे एग्जैक्टली इक्वल है। अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं कि 1 - x इज इक्वल टू x, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 इक्वल टू 2x, यहां से मैं लिख सकता हूं x इक्वल टू 1/2। यानी कि जो टूटा हुआ अमाउंट है वो वास्तविक अमाउंट का आधा है। और हम जानते हैं कि दैट टाइम डिफरेंस विद इन विच रिएक्टेंट डिसोसिएट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट इज नोन एज टी हाफ। इसका मतलब कि क्योंकि टूटा हुआ अमाउंट वास्तविक अमाउंट जो कि हमने 1 मोलर कंसीडर किया है उसका ठीक आधा है, इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूं कि ये जो 48 मिनट है वो कुछ और नहीं टी हाफ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा बनाना चाहूं, अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं कि सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन R गिव्स P। इन प्रीवियस केस मैंने देखा कि रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट मैंने 1 कंसीडर किया था, इसलिए सब कुछ बहुत इजीली सॉल्व हो गया। अगर मैं रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट 1 ना लूं, मैं 2 ले लूं, मैं 3 ले लूं, मैं 4 ले लूं, तो 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे डिजिट्स होंगे। इसलिए मैं जनरलाइज फॉर्म में इसका मोलर कोफिशिएंट 1 ना लेकर के सपोज करो कि मैंने n ले दिया। ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें n क्या है, NR गिव्स P। ठीक है, अगर NR मुझे P देता है और मुझे इसका कंसंट्रेशन टाइम डेटा दिया हुआ है, एकदम सिमिलर कंसंट्रेशन टाइम डेटा दिया है, एंड दिस वन इज द 48 minute. Again it is how much? It is 48 minute exactly at that time where the concentration of product and reactants are same. तो यहाँ जो समय के साथ बढ़ रहा है उसको हम मानेंगे concentration of product, और जो समय के साथ घट रहा है उसको हम लोग मानेंगे concentration of reactant। अब हमको यहाँ पर अगर मैं मान लूँ कि इनिशियल अमाउंट में 1 मोलर या whatever कुछ भी दिया हो, अब हमसे पूछ रहा है what is the value of n। मुझे बताओ कि n की वैल्यू क्या है, और दे रहा है कि ऑर्डर जो रिएक्शन का है वो फर्स्ट ऑर्डर है। फिर से समझ लीजिए, वी हैव अ इक्वेशन इन विच NR गिव्स P, which order is 1. The concentration time data is given for this equation. So the question is what is the value of n? Here n is not order, remember, क्योंकि बुक में मैक्सिमम टाइम n से ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। Here n is the molar coefficient of the reactant। ठीक है, तो जरा गौर पूर्वक आप देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक एक करके बातों को ध्यान से देखें, बहुत ही स्मार्टली इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको गौर पूर्वक देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास NR से क्या बन रहा था, P बन रहा था। ठीक है, सपोज द इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोलर, सो इट विल बी इक्वल्स टू 0। माना कि किसी टाइम t पर this one is t equals to 0, this is any time t equals to t dash, या whatever I want to assume, it is any variable time। माना किसी टाइम t dash पर इसका x मोल टूटता था, तो रिमेंबर n से ये कितना बना 1, n से कितना बना 1। प्रोडक्ट कैसे आ रहा है जरा देखो, रिएक्टेंट को
n से डिवाइड करने पर। रिएक्टेंट कितने मोल है n, n से कितना बन रहा है 1, 1 कैसे आएगा जब n को n से ही डिवाइड कर दें। यानी प्रोडक्ट हमको कब मिल रहा, कितना मिल रहा है, डिवाइडेड, टूटा हुआ अमाउंट डिवाइड बाय n। फिर से समझा देता हूं, देखो n मोल से कितना बन रहा है 1, तो x से कितना बन जाएगा x बाई n। दिस इज बेसिक मैथमेटिक्स विच इज नोन एज यूनिटरी लॉ। ये उम्मीद करता हूं कि आपको आता होगा। देखें अब आगे चलते हैं बच्चों, जरा देखें कि अगर मैं मान लूं कि t इज इक्वल टू t डैश इज 48 मिनट सपोज, तो उस वक्त 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, x बाई n के बराबर है। ठीक है, अगर 1 माइनस एक्स जो है वो x बाई n के बराबर है, तो जरा देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं। यहां से हम लोग देखते हैं कि 1 और इसका एक चीज और दिया है, इसका t हाफ जो है इज इक्वल टू 24 मिनट। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इसका टी हाफ की वैल्यू कितना है 24 मिनट। तो जरा देखिए, अगर 1 इक्वल्स टू x इधर आ जाएगा और उसको कॉमन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर में 1 मान देता हूं। अब जरा गौर पूर्वक देखना, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की शुरुआती मात्रा 1 मोलर थी और इसका 24 मिनट है कितना, हाफ लाइफ, तो 24 मिनट के बाद ये कितना बचेगा, आधा, और अगले 24 मिनट के बाद ये कितना टूट जाएगा, इसका आधा, यानी ये 1/4 बचेगा। ठीक है, अगर ये 1/4 बचेगा तो यानी 24 और 24 टोटल 48 मिनट में ये टूटा कितना। तो डिसोसिएटेड अमाउंट की अगर मैं बात करूं, डिसोसिएटेड अमाउंट कितनी देर में, आफ्टर 24 मिनट, आफ्टर 48 मिनट, आफ्टर 48 मिनट। तो कितना है देखो, शुरू में कितना था 1, बाद में बचा कितना 1/4, तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितना आ गया, इट्स इक्वल्स टू 3/4। यानी कि जो तुम्हारा x है इज इक्वल्स टू 3/4। तो पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, 1 इज इक्वल्स टू 3/4 इज इनटू 1 प्लस 1 बाई n। आगे हम इसको मैथमेटिकल हैंडलिंग करेंगे तो 4/3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई n, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1 बाई n। तो रेसिप्रोकल ले दोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सो हियर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 3। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बढ़िया क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे से जाना जा सकता है, बहुत अच्छे से इसको समझा जा सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें, मैक्सिमम टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती हैं वो एनसीईआरटी हो या मेंस जेई या नीट में n की वैल्यू को वेरिएबल नहीं कराता। मैक्सिमम केसेस में रिएक्टेंट सिंगल होता है और उसका मोलर कोएफिशिएंट कितना होता है 1। बट ये भी जानते रहें कि जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट सिंगल हो, रिएक्टेंट को भी बदल सकता है, आगे बदल के दिखाऊंगा। और ज़रूरी नहीं कि मोलर कोफिशिएंट को 1 ही रखे, वो मोलर कोफिशिएंट को भी बदल सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन। अब आप n की वैल्यू बदलते जाओ, n की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी कुछ लोगे उसी हिसाब से वो मैनेज होता चला जाएगा। तो सरकार, आज हम लोगों ने काफ़ी बेहतर तरीके से फर्स्ट ऑर्डर के थ्योरेटिकल हिस्से पे काम किया, और अगर ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल हिस्सा आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखते हो तो बिलीव मी आपको मज़ा आने वाला है, यानी कि आपको क्वेश्चन हैंडलिंग में मज़ा आने वाला है। अब आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैंडल करेंगे किसको, फर्स्ट ऑर्डर पे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को, और कोशिश करेंगे कि लगभग सभी टाइप की डाइवर्सिटीज़ को कवर किया जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।